नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा के तीखे सवाल। खटाखट फार्मूले पर राहुल गांधी से मांगा जवाब। वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये को लेकर डीएम सरकार पर भी बोला हमला। झारखंड में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन आज। हेमंत सोरेन के हलफनामे को लेकर गरमाई सूबे की सियासत। भाजपा का सवाल, 5 साल में कैसे बढ़ी उम्र 7 साल। झारखंड में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन आज। हेमंत सोरेन के हलफनामे को लेकर गरमाई सूबे की सियासत। भाजपा का सवाल, 5 साल में कैसे बढ़ी 7 साल उम्र। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। कचरे से ऊर्जा बनाने के राज्य के सबसे बड़े संयंत्र का किया उद्घाटन। 1000 मीट्रिक टन कचरे से हर दिन बनेगी 15 मेगावाट बिजली। छठ से पहले यमुना में जहरीली झाग को लेकर भाजपा के निशाने पर दिल्ली सरकार। महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। इसरो की देश को बड़ी सौगात। लेह में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू। मिशन परखेगा पृथ्वी से दूर जगहों पर बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने की तैयारियां। और अब विस्तार से समाचार। झारखंड में हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर सियासी बवाल उफान पर है। विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनावी मैदान में हैं। नामांकन के समय उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई है। 2019 में उनके नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। अब हेमंत सोरेन की उम्र पर विवाद हो गया है और भाजपा ने इसे लेकर सवाल उठाया है। जेएमएम का मतलब ही बन चुका है झोल, मुस्लिम अपीजमेंट, माफिया। अब इस झोल वाली सरकार ने, जिसने अनेकों भ्रष्टाचार के नए नए पैमाने स्थापित किए हैं, अब एफिडेविट में भी घोटाला कर रही है, एफिडेविट में भी करप्शन है। मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई है। 2019 में उन्होंने अपने हलफनामे में एज बताई 42 और 2024 आते आते मतलब 5 वर्षों के बाद उनकी एज हो गई 49। मतलब 5 साल में 7 साल बढ़ गए उनके। अब देखिए यहाँ पर कितना झोल है। इसी प्रकार से करप्शन का झोल, घोटाले का झोल भी इन्होंने भरपूर किया है। एफिडेविट में कई सारी और भी चीजें मिसिंग है। हेमंत सोरेन की उम्र पर उठे विवाद पर जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री का बायोडेटा और उनके बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में है और इसे छिपाया नहीं जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जुड़े जो भी पहलू हैं, उनका जो रिज्यूम हुआ, जो भी उनके बारे जो जानकारियां, वो पब्लिक डोमेन में है, उसको कोई छुपा नहीं सकता। 1975 में उनका जन्म साल है और आज 2024 है, तो सिंपल अर्थमेटिक है। ये तो 49 साल उनका उम्र होता है। अब ये बात उठाते हैं कि पिछले बार ऐसा था, तो पिछले बार के त्रुटि अगर है भी, मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है भी तो क्या पिछले बार के त्रुटि को इस बार आप पॉइंट आउट करेंगे? हम लोग न फर्जी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, न फर्जी दस्तावेज पेश करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जमशेदपुर पश्चिम से भाजपा ने सरयू राय को चुनाव मैदान में उतारा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। 2024 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय एक बार फिर चुनावी मैदान में है। सरयू राय से डीडी न्यूज के संवाददाता कुमार आलोक ने खास बातचीत की। जमशेदपुर वेस्ट से झारखंड के कद्दावर नेताओं में से एक सरयू राय जी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जमशेदपुर ईस्ट से इन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनावी मैदान में पटकनी दी थी। सर, इस बार एनडीए के आप उम्मीदवार हैं और जमशेदपुर ईस्ट का प्रतिनिधित्व पहले भी कर चुके हैं। 5 साल के बन्ना गुप्ता के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मैं तो 5 साल के बाद इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र को जैसा मैंने 5 साल पहले छोड़ा है, उससे भी बदतर स्थिति क्षेत्र की हो गई है। जहाँ तक जन सुविधाओं का सवाल है, सबसे बड़ी समस्या है
कि इस इलाके के बड़े क्षेत्र में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की व्यवस्था लचर हो गई है, सड़कों में कहीं कहीं केवल पेवर ब्लॉक बिछाए गए हैं, गलियों में जाइए तो सड़कें उसी तरह से टूटी फूटी हैं और लोग बहुत निराश हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो नाले हैं, नाले लगता है कि वर्षों से उनकी सफाई नहीं हुई है और लोगों की परेशानियां दुश्वारियां बढ़ी हैं। अगर आप जीतते हैं तो जमशेदपुर ईस्ट को जिस तरीके से आपने संवारा था, तो उसमें और कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप पुटअप करेंगे सर? देखिए, जमशेदपुर वेस्ट की ऐसी स्थिति है, काफ़ी बड़े पैमाने पर बस्तियां यहाँ हैं। इन बस्तियों को रहने लायक बनाना, वहाँ सुख सुविधाएं पहुँचाना लोगों के लिए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। अगर स्टेट की पॉलिटिक्स को देखें तो भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के मुद्दे को काफ़ी जोर शोर से उठा रही है। ये उठा रहे हैं, धर्मांतरण भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ, और बांग्लादेशी घुसपैठ तो एक कटु सच्चाई है। हेमंत सोरेन जी की सरकार वो उनको उस तरह से उनको बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है, तो ये बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा एक कारगर मुद्दा साबित होगा इस चुनाव में, मुझे ऐसा उम्मीद है। लास्ट क्वेश्चन सर, नीतीश कुमार कितना बड़ा फैक्टर है आपके चुनाव के लिए? नीतीश कुमार जी का एक वर्ग है जहां उनकी अपील है, एक ईमानदार और कर्मठ मुख्यमंत्री के रूप में उनकी छवि है, इसलिए उनका समर्थन मायने रखता है इस क्षेत्र में। और नीतीश कुमार जी की पार्टी से, तो मैं उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग है जो उनको पसंद करता है यहाँ। तो ये थे सरयू राय जी, जिनका कहना है कि इस चुनाव में धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उनकी सरकार अगर आती है भविष्य में तो उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन शिव के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर ईस्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, जबकि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट फॉर्मूले पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, वो घोषणाएं तो करती है लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करती। हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे, कृपया करके गरीब किसानों की संपत्ति को अगर वक्फ के नाम जबरन चढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम कांग्रेस और विरोधी सरकार को और कहना चाहते हैं, अगर हिंदुओं के मंदिर और उनकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बनाने का षड्यंत्र किया जाएगा तो उसका हम राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस की खटाखट योजना की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस और राहुल गांधी के झूठे वायदे का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। अगर कोई मोदी बनते हैं तो वो परिवार के आंगन में नहीं, परिश्रम के अखाड़े से बनते हैं। और अगर डिफीट के डिप्रेशन में जो है वो डिफ़ॉल्टर जस्टिफिकेशन कोई देने की कोशिश करे, ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी और उसके प्रेसिडेंट, तो डिफीट के डिप्रेशन में डिफ़ॉल्टर जो जस्टिफिकेशन है वो कोई जो है उसे स्वीकार नहीं करेगा। आज जो है वो देश में जो मोदी जी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी के दशकों का जो कूड़ा था, दशकों की जो नाकामियों का बोझ था, उसको जो है वो सफाई करना और देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना, देश की धाक धमक को मजबूत करना, जिस धाक धमक को कांग्रेस पार्टी ने धूमिल करके रखा था। कर्नाटक के भाजपा विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं विनम्रता पूर्वक आपके माननीय कार्यालय से अनुरोध करता हूं कि निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने और आगे अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करें। मौजूदा कानूनों द्वारा सशक्त वक्फ बोर्ड कथित तौर पर व्यक्तियों, किसानों और लंबे समय से चली आ रही धार्मिक संस्थाओं जिनमें वक्फ से संबंध नहीं है के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। बीजेपी विधायक बसन गौड़ा आर पाटिल के पीएम मोदी को लिखे पत्र पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा नेता के बयान को गलत करार दिया है।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये को लेकर कर्नाटक सरकार को घेरा है। केंद्रीय मंत्री ने हावेरी के जिला पंचायत सीईओ द्वारा पारित आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि वक्फ के द्वारा हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला सही नहीं है। जिन हिंदुओं पर FIR दर्ज की गई है वो 60 से 70 सालों से वहां रह रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि जमीर अहमद अधिकारियों को निर्दोष हिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वक्फ कमेटी में जिला पंचायत CEO of Haveri, he has passed an order even to take over the position of the Hanuman temple and Durgava temple. Waqf people, authorities have gone to take over the position. Naturally, people have resisted. They have opposed it. After that, police have gone there. Police have filed the FIR on Hindus, people who are there for more than 60-70 years. They are trying to vacate them. They want to take over the position of the Hanuman temple. गुजरात में अहमदाबाद के पिराना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्लांट का मुआयना भी किया और प्लांट के इंजीनियर से WTE प्रक्रिया के बारे में बात की। आपको बता दें कि ये प्लांट गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जो कि अहमदाबाद नगर निगम और जिंदल समूह के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया गया है। फिलहाल प्रायोगिक संचालन के तहत इस संयंत्र से प्रतिदिन 1000 टन कचरे को प्रोसेस कर प्रति घंटे 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं पूरी तरह से चालू होने पर यह संयंत्र शहर के कुल 4000 मीट्रिक टन प्रतिदिन के वेस्ट का प्रबंधन करेगा और लगभग 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके बुमला में जवानों के साथ दिवाली मनाई, जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर उनकी चीनी सैनिकों के साथ संक्षिप्त बातचीत भी हुई। केंद्रीय मंत्री ने X पर लिखा कि अरुणाचल प्रदेश के बुमला में सीमा पर बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाई। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले रिजिजू ने चीनी सैनिकों के साथ भी कुछ देर बातचीत की। चीन के कुछ जवानों ने उनकी तस्वीरें भी खींची। दीपावली में दिल्ली NCR में पटाखों से जलने की कई घटनाएं सामने आई हैं। RML अस्पताल में 44, सफदरजंग अस्पताल में 117 और एम्स के इमरजेंसी में 50 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ लोग काफ़ी गंभीर रूप से जल गए हैं। पटाखों से जलने वालों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा केसेस अभी तक हमारे पास आ चुके हैं, जिनमें करीब 20 मरीज़ काफ़ी ICU में हमको ले जाना पड़ा। करीब 20 मेजर इंजरी जिनको हम बोल सकते हैं, जिनमें से 10 अभी भी क्रिटिकल हैं। बच्चों की जो संख्या है करीब 10 से लेकर 25 साल की उम्र लोग सबसे ज़्यादा उनको इंजरी हुई है। और पटाखे बहुत ही कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न पटाखे हैं जिसकी वजह से लोगों को इंजरी हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से पहले ही काफ़ी संकट बढ़ गया है। वहीं कालिंदी कुंज में एक बार फिर से यमुना नदी में जहरीला झाग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे जैसे छठ का पर्व करीब आ रहा है, यमुना नदी का प्रदूषण स्तर और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार भाजपा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आज तक प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो भी धन दिया, उसे दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिल्कुल भी खर्च नहीं किया। पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफोमर छिड़क रहे, डिफोमर कॉन्सेंट्रेट। ये ब्लू डब्बे में आपको डिफोमर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है।
ये छिड़क रहे हैं और ये डिफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजनस रहेगा, उल्टा और पॉइजनस होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? 2025 में ये इतनी साफ होगी कि मैं डिप करूंगा, मैं सिप करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा। ये सब वादे केजरीवाल ने किए थे। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी मारी, 4 दिन बीमार हो गए। अब छठ पूजा आने वाली है, छठ पूजा में महिलाओं के सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। इसरो ने एक बार फिर से देश को बड़ी सौगात देते हुए एक बड़े मिशन की शुरुआत की है। जी हां, इस बार इसरो लद्दाख के लेह में पहले एनालॉग स्पेस मिशन की शुरुआत करेगा। ये बताया गया है कि ये मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर AKA स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे के सहयोगात्मक प्रयास और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन से शुरू हुआ है। इस मिशन के तहत इसरो लेह में एक ऐसा स्थान तैयार करेगा जो कि दूसरे ग्रह की स्थितियों जैसी होगी और इसके जरिए इसरो पृथ्वी से दूर जगहों पर बेस स्टेशन में आने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारियां परखेगा। आपको बताते हैं कि दरअसल एनालॉग मिशन होता क्या है। इसरो ने लेह में जो पहला एनालॉग मिशन शुरू किया है वो अपने आप में बड़ा प्रयोग है। अंतरिक्ष की भाषा में एनालॉग मिशन किसी असली मिशन की नकल की तरह है। इसके तहत वैज्ञानिक कुछ ऐसी जगह चुनते हैं जो कि अंतरिक्ष या किसी आकाशीय पिंड के वातावरण और माहौल जैसा ही हो। इन जगहों को बाद में तय मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है ताकि ऐसी ही जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों या अन्य आकाशीय पिंडों पर जाने वाले लोगों की ट्रेनिंग कराई जा सके। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उत्तर 24 परगना जिले में खुद को डॉक्टर बताने वाले एक झोला छाप डॉक्टर नूर आलम को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया। कथित घटना हसनाबाद में हुई। आरोपी ने एक महिला मरीज को ट्रैंक्विलाइजिंग सीरम का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने उसका वीडियो भी बनाया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि ब्लैकमेल कर आरोपी ने उसके साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म किया। उसने उक्त डॉक्टर पर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे लगभग एक बड़ी रकम वसूलने का भी आरोप लगाया है। आरोपी को पीड़िता और उसके पति जो दूसरे राज्य में काम करते हैं उसकी शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता कुछ दिन पहले इलाज के लिए आरोपी के पास गई थी जब उसका पति राज्य से बाहर था। और शाइना NC ने शिवसेना UBT नेता अरविंद सावंत की अभद्र टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि महाअघाड़ी केवल और केवल गलत बयानबाजी में ही लगे रहते हैं। एक तरफ है एकनाथ शिंदे जी की लाड़की बहन योजना, दूसरे तरफ है प्रधानमंत्री के उज्ज्वला, मुद्रा बैंकिंग, आवास योजना, जहां महिला सशक्त होती है। आप देखें तो द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल महिला बनती है राष्ट्रपति, और दूसरे तरफ महाविनाश अघाड़ी के अरविंद सावंत मुझ जैसे प्रोफेशनल महिला को क्या बोलते हैं, इंपोर्टेड माल। मां मुंबा देवी का तो खौफ रखिए, क्योंकि जब आप माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी विकृत मानसिकता तो स्पष्ट है, लेकिन ये महाविनाश अघाड़ी जो बेहाल होने वाली है 20 तारीख को, वो भी दिखाई देता है। अमेरिका में चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है और इसी के साथ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच ज़बानी हमले तेज़ होते जा रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को अनदेखा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर जोरदार हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उनकी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका समेत दुनिया भर में हिंदुओं की अनदेखी की है।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपने प्रशासन के तहत वो हिंदू अमेरिकियों को बचाने के साथ कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे का विरोध करेंगे। भारत के साथ संबंधों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि रोशनी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा। जाने माने अर्थशास्त्री और लेखक विवेक देबरॉय का आज सुबह निधन हो गया। विवेक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे। विवेक देबरॉय 69 साल के थे। मेघालय के शिलोंग में जन्मे विवेक देबरॉय ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। देबरॉय ने इकोनॉमिक्स में ही मास्टर्स किया। आगे की पढ़ाई उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर विवेक देबरॉय के निधन पर शोक जताते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए राष्ट्रपति ने लिखा, डॉक्टर विवेक देबरॉय के निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक बुद्धिजीवी को खो दिया है, जिसने नीति निर्माण से लेकर हमारे महान ग्रंथों के अनुवाद तक विविध क्षेत्रों को समृद्ध किया। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य के बारे में उनकी समझ असाधारण थी। उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर विवेक देबरॉय के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, डॉक्टर विवेक देबरॉय जी एक महान विद्वान थे जो अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, आध्यात्मिकता और अन्य विविध क्षेत्रों में पारंगत थे। अपने कार्यों से उन्होंने भारत के बौद्धिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। सार्वजनिक नीति में अपने योगदान के अलावा उन्हें भारत के प्राचीन ग्रंथों पर काम करने और युवाओं के लिए उन्हें सुलभ बनाने में आनंद आता था। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में दिवाली का जश्न नया नहीं है। बराक ओबामा से लेकर ट्रंप और जो बाइडेन तक सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दिवाली का आयोजन व्हाइट हाउस में किया है। अमेरिका में इस साल ऐतिहासिक है दिवाली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय और आवास व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन किया। अटलांटा और अयोध्या के बीच करीब 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस जरूर है, लेकिन दीपावली के प्रति उत्साह में कोई फर्क नहीं। जिस तरीके से भारतीय मूल के लोग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग जगह काम करते हैं, ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह दीपावली के दिए पूरे अमेरिका को प्रज्वलित करते हैं। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा में BAPS स्वामीनारायण मंदिर की ये तस्वीर ग्लोबल दीपावली की एक झलक पेश करती है। भारत में अयोध्या, काशी, मथुरा से होती हुई दिवाली की ये रोशनी अमेरिका और यूरोप तक पहुंचती है। अमेरिकी मिलिट्री बैंड ने दिवाली पर व्हाइट हाउस में ओम जय जगदीश हरे की धुन बजाकर एकता, सौहार्द और सद्भाव के संदेश को आगे बढ़ाया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर बाइडेन द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए। अमेरिका में दिवाली पर कई ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से सजाया गया। इनमें न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। दियों और रंगोली से सजे इस कार्यक्रम में मिस्र, UAE, पुर्तगाल, सिंगापुर, मालदीव समेत कई देशों के राजदूत शामिल हुए। दिवाली का खुमार भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों पर भी छाया रहा। अमेरिकी दूतावास ने इस अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन किया। जापानी दूतावास में भी दिवाली समारोह आयोजित किया गया। फ्रांस के राजदूत थियरी मथौ ने नई दिल्ली के एक बाजार में मिठाई खरीदने के लिए भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया। इसके अलावा दुनिया के कई नेताओं ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली को आस्था और संस्कृति की एक असाधारण सुंदर उत्सव बताते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि त्योहार की रस्में हर तरह से समुदाय की अभिव्यक्ति हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक सार्थक, जीवंत और आनंदमय दिवाली की कामना की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने कहा,
आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए शांति, स्वास्थ्य और खुशी लेकर आए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने उम्मीद जताई कि दिवाली देश और दुनिया भर में हर घर में सद्भाव, खुशी और समृद्धि लेकर आए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने दिवाली के अवसर पर द्वीपीय देश के लोगों से एक नए सांस्कृतिक अस्तित्व का निर्माण करने का आग्रह किया, जिसमें करुणा और आलोचनात्मक विचार समाहित हों। स्कॉटलैंड में एक चैरिटी संगठन ने स्कॉटिश संसद में एक रिसेप्शन आयोजित किया, जिसमें स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्वीनी ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस ताज़े बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।